हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ गोल्डन फोनिक्स का लास्ट पार्ट प्ले करने जा रही हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था सब लोग एकदम मुश्किल में थे क्योंकि लैमजान को उसने बंधा हुआ था और कहीं ना कहीं सुचांग भाई को पता चल चुका है कि ज़्यादा देर उनकी चाल काम नहीं करेगी, इसलिए वो मरेगा तो वो सबको साथ में लेकर ही मरेगा। ऐसा सोचकर वो पिछली बार जैसे गुरु ने किया था उसी तरह करने के लिए वो चला गया था। उसमें वो कामयाब भी हो चुका था। और दूसरी तरफ वो विच विंग को बोले जा रही थी अब कुछ क्यों नहीं कर रहे, ऐसा बोल रही थी। तभी वहां पर वो एक फोइस भी प्रकट हो चुकी थी और वो एक फोइस को वो विच बहुत भला बुरा बोले जा रही थी। तभी सब लोग देखते हैं कि वो एक फोनिक्स की चारों तरफ से एकदम ब्लैक स्मोक निकल रही है और एकदम वो व्हाइट फोनिक्स जैसे ही विंग यानी कि वो विच की आगे आती है ना, पावर्स एक फोर्सफुल के साथ अपनी वो ब्लैक स्मोक को उस विच के अंदर डालती है। तुरंत वो विच वहीं पर एकदम उसकी बेजान होकर पड़ जाती है। तो सब लोग को समझ ही नहीं रहता और यहाँ तक कि रेड फोनिक्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इनके सारे लोग प्योर एनर्जी का यूज करते हैं और ऊपर से उनकी बेटी तो खुद ही एक वाइट फोनिक्स है, प्योर का एक सिंबल है। उसके साथ ऐसा ब्लैक स्मोक उन्हें ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ना विंग वहां पर हंसता है। आखिरकार जो अब चाहते थे वो हो चुका, ऐसा बोलकर वो वाइट फोनिक्स की तरफ देखता है। सब लोग ना सिर्फ विंग की तरफ देख रहे थे कि विंग क्या बोल रहा है। तभी ना वो वाइट वॉइस विंग के पास आती है, विंग की चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसे ही अपने आंखों को बंद करती है ना, उसके अंदर से एकदम ब्लैक कलर का स्मोक निकलकर पूरी तरीके से विंग के अंदर चला जाता है। जैसे ही विंग के अंदर वो पूरा वाइट ब्लैक स्मोक चले जाता है ना, तुरंत वाइट फोनिक्स धीरे धीरे हवा में गायब होने लग जाती है और थोड़ी देर में वहां पर वाइट फोनिक्स के नामो निशान भी नहीं मिलता है। सब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं और सिचन इतना ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं कि अपनी मदर को ऐसा हवा में गायब होते हुए देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा ही हाल रेड फोनिक्स का भी था। तभी बॉशल सनन बोलती है कि हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते। इसका जवाब मुझे लगता है कि हम बात में दें। अब नहीं, अब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। हमें अभी किसी और को रोकना होगा, नहीं तो ये पूरा वर्ल्ड, चारों वर्ल्ड भी एकदम ख़त्म हो जाएगा। पिछली बार जैसे ही विंग के फादर के गुरु ने किया वैसे ही आज सुचांग भाई भी कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर बहुत देर नहीं रुक सकते, ऐसा बोलकर वो चाहते हैं। और जैसे ही वो विच मरती है तो विंग यहाँ वहाँ देखता है। वो देखता है कि वो विच जैसे ही मरती है उसके पास एक क्या बोलते हैं एक हेयर पिन जैसा एक था, वो भी एकदम टूट गया। तो वो एकदम बड़ी वाला स्मेल करता है। तो वांग जी की तरफ देखते बोलते हैं, अब तुम्हें कोई भी काबू नहीं कर सकता, तुम्हारे सारे कर्ज सब कुछ टूट गया है। अब तुम आज़ाद हो लैंजा, पूरी तरीके से आज़ाद हो। अब कोई भी तुम्हें टक्कर देने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मैं वापस से पहले की तरह मेरा लालजान को देखूंगा उसी गंभीरता में। ऐसा बोलकर वो तुरंत वांग जी को उस पेन से आज़ाद करता है और लालजान एकदम होश में आ जाता है और वो तुरंत जाकर विंग को गले लगाता है। बोलता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं पिछली बार ऐसा नहीं करता तो ये सब कुछ नहीं होता है ना, ऐसा। तो वो विंग बोलता है ऐसा कोई भी बात नहीं है लालजान, तुम सारे बातों के लिए तुम अपने आप को ही ब्लेम कर रहे जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? सिर्फ शांत रहो, हमें किसी और को भी रोकना है। ऐसा बोलकर वो दोनों आंखों में बातें करते हैं और लालजान एकदम समझ जाता है। वो तुरंत अपने गोल्डन फोनिक्स की फार्म पर आ जाता है। तो आते ही
एक पूरी तरीके से गोल्डन कलर की रोशनी ना पूरी तरीके से चारों तरफ फैलाता है। जैसे जैसे वो रोशनी गोल्डन सुनहरी कलर की वो रोशनी चारों तरफ फैल रही थी ना, जैसे वो सूचनागाई ने किया था उस पल को इस करते ही, जैसा क्या बोलते हैं, बारिश का जैसा पूरे वर्ल्ड पर गिर रहा था, जिसे अपने शरीर में महसूस होते ही ऐसा लग रहा था कि आग लगी है अपने शरीर पर, ऐसा लग रहा था। उस सब कुछ ना, जैसे ये सुनहरी कलर का धुआं चारों तरफ फैल रही थी ना, वो सब कुछ एकदम में पल में ही रुक जाती है, एक पल में ही रुक जाते हैं। और इसका महसूस सूचनागाई को हो चुका है कि अब लैंजान पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। वो तो एकदम पागल हो चुका था। अभी उसे समझ में आ गया है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ उसके हाथों से जाने वाला है। ऐसी सोचकर वो एकदम घबरा जाता है। उसे अभी मालूम है कि सब लोग यहीं पर उसके पास ही आने वाले हैं। यही सोचकर वो सोचता है कि वो कुछ भी करेगा। अभी भी उसके पास एक अस्त्र है, उसका गुरु जी का जो पावरफुल छड़ी, जिसके पास उन्होंने कहीं तपस्या कर जिस छड़ी से उनके पास है, उसकी होते हुए तो कुछ समय तक तो सबसे ये लड़ाई कर सकता है, ये भी सोचकर इंतजार कर रहा था। तभी सब लोग ना धीरे धीरे करकर सूचनागाई के पास चले जाते हैं। अभी भी किसी के मन में कई सारे सवाल तो है, पर फिर भी कुछ नहीं बोलते हुए सब लोग उसको अभी मारना सबसे ज्यादा जरूरी है, यही सोचते हुए सब लोग पहले सूचनागाई की तरफ चले जाते हैं। जाकर देखते हैं कि उसी मंदिर पर जिस समय पर पहले उनका गुरु रहते थे, वहीं पर वो भी खड़ा हुआ था उस छड़ी को लेकर। वो बोलता है, गार्ड फाइनली आप आ गए यहाँ पर। देखिए, मैं जानता हूँ आप मुझे वही छोड़ेंगे, पर हाँ, जैसे भी मैं मरूंगा ना, मैं किसी को अपने साथ लेकर ही मरूंगा। ऐसे बोलकर ना वो छड़ी से अपनी पूरी तरीके से अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर कुछ स्पेल करता है। उस स्पेल जैसे ही विंग को लगने वाली होती है ना, वो तुरंत गोल्डन पुलिस आकर एक ही झटके पर रोक लेते हैं और उस पावर को दोबारा वो सूचनागाई की तरफ ही पलट देते हैं। और वो जैसे ही सूचनागाई के ऊपर लगती है ना, वो धड़ाम से जमीन में गिर जाता है। तो वो बोलता है, गोल्डन फोनिस, मैं जानता हूँ जैसा सुना था, गोल्डन फोनिस इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उनको हराना नामुमकिन है। उनके लिए कोई भी वार एक चुटकी बजाना जैसा आसान है। मैं इस पावर को पाने के लिए कितना समय से तड़प रहा था, और मैं जानता हूँ कि इसके लिए कितना स्पिरिचुअल पावर यूज होता है, पर आपने एक ही चुटकी में मुझे हरा दिया। ठीक है, पर मैं ऐसे आसानी से तो नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को एकदम इकट्ठा कर वापस से हमले करता है। वो ऐसा दिखाता है कि वो लैंसन के ऊपर करने वाला था, तो इसलिए विंग बीच में आने ही वाला था कि वो एकदम उस हमले को दूसरे ओर, यानी कि जहाँ पर लैंसन के लोग खड़े थे, उस ओर कर देता है। और ये सब लोग ना एक्सपर्ट ही नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता था ये वार विंग और लैंसन के ऊपर होने वाला था, पर अचानक से ये पूरे लैंसन के ऊपर ये वार वो सोच ही नहीं रहे थे। वहाँ पर तो सामने सिचन खड़े थे। जैसे ही इंडिया सिचन को वहाँ पर देखते हैं ना, वो एकदम पागल हो जाता है और वो तुरंत भागकर उस वार को अपने ऊपर ले लेता है। और उसी वक्त वो खून की उल्टी कर जमीन में एकदम से गिर जाता है। जैसे ही इंडिया वो नीचे गिर जाता है ना, सबको होश आता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। तो ना सिचन एकदम नीचे बैठ जाते हैं और वेंकिया को अपनी गोद पर उठा लेते हैं, और यानी कि उसके सर को अपनी गोद में रखकर बोलते हैं, वेंकिया तुमने ये क्या किया, ऐसा बोलकर रो रहे थे। तो वेंकिया हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए कुछ भी हो सिचन,
तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और मैं हैप्पी हूँ। आखिरकार मैं तुम्हें बचा पाया। यही सोचकर वो एकदम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और सोचा गया ना सिर्फ पागलों की तरफ हंसे जा रहा था। वो बोलता है कि ये सच में पागल है, पागल, ऐसा बोलकर हंस रहा था। वो पूरी तरीके से पागलों की तरह हंस रहा था। अब सिचन लानजान को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी गाह और उसके पूरे क्लैन को मारने की। इसलिए वो गुस्से में अपनी आग को सुजांग के ऊपर फेंक देता है, यानी कि गोल्डन फोनिक्स की फॉर्म में। जैसे ही आग उस सुजांग के ऊपर लगती है ना, वो एकदम क्या बोलते हैं बस में हो जाता है पूरी तरीके से। तो वो एकदम ना उसका पूरा शरीर एकदम हवा में घुल जाती है। तब जाकर नैनन एकदम शांत हो जाता है। वो देखता है कि उसका गांव कैसे बैठकर रो रहे थे। तो वो बोलता है, गांव चिंता मत कीजिए, आपके दोस्त आपके लिए जान दिया है ताकि आप खुश रहो कर। आप ऐसा मत रहो, उसका बलिदान को ऐसा जाहिर मत जाने दो। ऐसा बोलकर उसे शांत कर सब लोग वापस लैंड क्लब पर आ जाते हैं। सब लोग बैठे हुए थे। तभी ना मिंजू देखते कि सिचन का बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो वो क्या करता है, वो सबसे बोलता है कि मैं सिचन को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत सिचन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर सारे क्लैन के लीडर्स और बॉशल सरन और वेनिंग सब लोग थे। सिर्फ तभी रेड पुलिस विंग की तरफ देखकर पूछते, विंग क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे बेटे के पास वो ब्लैक कलर का स्मोक क्या कर रहा था? क्या तुम बताओगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक वाइट पोनिस है। तुम जानते हो ना, हम हेवन के लोग सिर्फ प्योर कल्टीवेशन को यूज करते हैं, ना कि डेमोनिक कल्टीवेशन। तो ऐसे होते हुए कैसे मेरे बेटे के पास से ब्लैक स्मोक आ सकता है, बताओगे मुझे? ऐसा बोलते हैं। तो ना विंग हंसता है, सही कहा आपने, आपकी बेटी एक वाइट फोनिस है। आप लोग रिचुअल कल्टीवेशन को यूज करते हो, अब फिर भी आपको जानना है ना? ऐसा बोलकर वो पूछता है रेड फोनिक्स की तरफ। तो रेड फोनिक्स भी अपने सर को हिलाते हुए बोलते, हाँ मुझे जानना है कि आखिरकार क्या बात है। ऐसा बोलते हैं सर। तभी ना बासु सरन बोलती है कि ठीक है, उससे मत पूछो, इसके बाद पे मैं ही आपको कहूँगी। ऐसा बनकर वो बोलती है कि आपको याद है जिस दिन पूरा लैंड को अपने श्राप देकर आए थे और खुद की बेटी को भी मारना चाहते थे, पर खुद की आपकी बेटी अपने आप को मान दिया था। फिर भी वो एक गॉड थी, वो भी भविष्य देख सकती थी। वो जानती थी कि उनका बेटों के साथ फ्यूचर में कुछ गलत हो सकता है। भले ही उसने अपने शरीर त्याग दिया था, पर उसका फोनिस का सोल अपने बच्चों के लिए परेशान थी। इसलिए वो अपनी फोनिस की सोल को वहीं पर, यानी कि क्लैन पर ही रख दिया था, ताकि वो अपनी बेटी के ऊपर हमेशा नजर रख सके। और ये बात सुजांग को पता चल चुकी थी। और ऊपर से उस वक्त गुरुजी मेरे दामाद यानी कि वे चांगसे पर एकदम गुस्सा थे और उन्हें मारने भी जाते थे। तभी सब लोग अपने ही मामले में बहुत व्यस्त थे। जैसे ही सुजांग को पता चला आपकी बेटी की सोल भी वहाँ पर है, वो इतना ज़्यादा गुस्से में था। कहीं ना कहीं उसे लगता था कि व्हाइट फोनिक्स के कारण ही उसका बेटा अब नहीं रहा, इसलिए वो उसे भी मारना चाहता था, उस सोल को भी एकदम डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इसलिए उसने उसके सोल को एकदम कैद कर दिया था। वो अपने पूरे डेमोनिक पावर, अपने गुरु के पावर्स को भी लेकर वो विच के साथ मिलकर उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर चुका था। वो उसकी सोल भी एकदम डिस्ट्रॉय हो रही थी। तभी सुजांग और विच को
अचानक उसके गुरु ने बुला दिया था कुछ काम के कारण, इसलिए उन्हें लगा कि अब ये बच नहीं पाएगी, क्योंकि लगभग पूरा सोल डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसलिए वो लोग चले गए थे। तभी वहाँ पर मेरा सानिल्ला आ गए थे, क्योंकि मेरा सानिल्ला और आपकी बेटी एकदम भाई बहन का बॉन्ड शेयर करते थे। और मेरा ब्रदर यानी कि मेरी सानिल्ला को पता चल चुका था कि उनकी बहन मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर आकर जैसे ही देखा उनकी बहन एकदम मर चुकी थी और उनकी सोल भी किसी ने जानबूझकर ब्लैक स्पेल से उनकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये देखने के बाद वो एकदम पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले पता चला कि उनके गुरु ने उनकी बीवी को भी मारा, अब उसका बच्चा है और सब कुछ उन्हें पता चल चुका था। और इसी समय उसे ये भी पता चला कि उसका बहन के साथ भी इतना बुरा हो चुका है। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि जो उनका डेमोनिक पावर्स है, गॉड वाला जो खुद का पावर, वो उन्होंने पूरी तरीके से व्हाइट फोनिक्स को दे दिया था, ताकि उनका सोल यहाँ पर रह सके, उनकी बेटों को सेव कर सके। इसलिए उन्होंने खुद की पावर को आपकी बेटी व्हाइट फोनिक्स को देकर वहाँ से चले गए थे। इसलिए जैसे ही उस दिन आपकी बेटी मेरी ग्रैंडसन को देखा, वो पहचान गई थी कि ये उसका ब्रदर का बच्चा है। इसलिए किसी के बात से शांत ना होने वाला उस व्हाइट फोनिक्स मेरी ग्रैंडसन की आते ही चुप हो गई। समझ में आया? तुम पूछे जा रहे थे ना कि उस दिन क्यों विंग को देखकर व्हाइट फोनिक्स शांत हो गई, है ना कुरैन? अब तुम्हें पता चला कि आखिरकार क्यों उसने सिर्फ विंग को देखकर ही शांत होगा, ऐसा बोलते हैं। तो कुरैन अपने सर को हिलाते हैं, तो रेड फोनिक्स ने एकदम बैठकर रोने लगते हैं। मेरी बेटी के साथ इतना कुछ भी हुआ और मुझे पता ही नहीं, सब बोलते हैं। तो पॉशसन बोलती, जो कुछ भी हुआ सब कुछ बीत गया, सब कुछ जानो दो, अब एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, भूल जा। और हाँ, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, उस वक्त उसका ब्रदर था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इस वक्त तुम्हें सुविधा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ खत्म हो गया है, देखा, सब कुछ एकदम पहले की तरह हो गया है, ऐसा बोलते ही तो सब अपने सर को हिलाते हैं। तभी कुरैन बोलते, मुझे अभी भी एक बात जाननी है। यहाँ पर आकर पता चला कि वो बीच और सोचा नहीं मिलकर हेवन को भी नेक्स्ट किया और आपने कुछ क्यों नहीं किया, ऐसा बोलते हैं। तो रेड फोनिक्स ने एकदम हंसते हुए बोलते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी था। आखिरकार वो नहीं करता तो कोई ना कोई आकर वापस लंदन की चीज़ों को उठाता और उसकी पावर को हासिल करने की कोशिश करता। तो मैडम ये बोलती, क्या मतलब आपका? जैसे ही तुम लोगों को पता है लंदन कैसे खुद को कर्ज किया है, और हम इसलिए हम सब उसका कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उसे रोक नहीं सकते। पर कोई और बुरा इरादे वाला इंसान उस चीज़ को छुएगा तो उसकी पावर को हासिल करने की कोशिश करेगा, और वो इतना ज़्यादा लालची होगा कि वो उस चीज़ को किसी और के हाथ लगने नहीं देगा। तो वो खुद ब खुद सारी चीज़ों को या डिस्ट्रॉय कर देगा या खुद रख लेगा, जैसा हमने सोचा था। सोचा ने भी वैसा ही किया था। उसने सिर्फ एक चीज़ को उसके पास रखा और पूरा लाजल की चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर चले गया था। यही हम चाहते थे, इसलिए अब मैंने जानबूझकर उस दिन हेवन में उसे आने दिया था, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग नोट करते हैं। तो अब सारे सवालों का जवाब मिल चुका है, मुझे लगता है, ऐसा रेड फोनिक्स बोलते हैं। तो सब लोग अपने सर को हिलाते हैं और सब लोग एकदम परेशान भी थे और खुश भी थे कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो चुका है। सोबिया लैंकुरन बोलते, क्या बीइंग, इसका मतलब तो पता है कि मेरे सिस्टर लीना के पास तुम्हारी
फादर की शक्ति थी? तो विंग बोलता है हाँ, मुझे पता था, इसलिए तो मैं उस स्विच को कुछ करना नहीं चाहता था। और हाँ, मैं उस स्विच को कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके पास भी लैंडन की चीज़ थी और मैं उसे ऐसे ही हार्म करूंगा उस स्विच को। वो भी जानती थी कि मैं उसे नहीं करूंगा। अगर मैं उसे हार्म करूंगा तो उसका नतीजा लैंडन की तरफ ही घूम फिर कर जाएगा। इसलिए मैं खामोश खड़ा था। और हाँ, रही बात व्हाइट फोनिक्स के पास, मैं जानता था कि उनके पास मेरे फादर की पावर्स है। आखिरकार उन दोनों की को ही राइट्स है कि इन दोनों के मारने के लिए, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही उन दोनों की जिंदगी पूरी तरीके से मिस्टअप हो गई है। इसलिए मैं चाहता था कि व्हाइट फोनिक्स ही इस विच को मारे। इसलिए मैं वहाँ पर एकदम खामोश खड़ा था, ऐसा बोलते हैं। तो बॉसन सर बोलती है ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है, चलिए अब तक अपने कक्ष पर चले जाएं, ऐसा बोलते हैं। और सब लोग एकदम अपने कक्ष पर चले जाते हैं। दूसरी ओर सिचम एकदम उदास था, बहुत उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दोस्त, अच्छा दोस्त, वो मर गया है, यही सोचकर वो रोए जा रहे थे। और मंग्यो के बारे में सिर्फ मंग्यो के बारे में ना नीमिंजू से बातें करे जा रहे थे। और नीमिंजू बोल रहे थे वो बहुत अच्छा इंसान है, वो नहीं चाहेगा कि तुम तकलीफ में रहो, इसलिए शांत हो जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन भी एकदम शांत हो जाता है। और दूसरी ओर ना चिंग रोशन बहुत हैप्पी था, बहुत हैप्पी था। हाँ, वो एकदम सैड भी था कि उसका बेटा आज नहीं रहा, पर वो खुश था कि उसके बेटे की वजह से आज एक पूरा क्लैन जिंदा है। और ये बात वो कभी नहीं भूलेंगे, वो उसका सम्मान करेंगे। जीते जी उसने कभी भी विंग्या को वो रिस्पेक्ट नहीं दी। अब वो उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार एकदम अच्छे से करेंगे। वो इस क्लैन का प्रिंस है, ऐसा बोलकर वो एक आंसू के बूंद अपने आंखों से निकालते हैं। सब लोग अपने अपने कक्ष में थे और वे और लैंसन ना विंग को बाहों में समेट कर बैठा हुआ था। वो बोल रहा था विंग को, विंग, ये सब कुछ ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। सच में मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा। कर कहीं ना कहीं इस सब की जिम्मेदार मैं होना। मैं उस समय पर खुद को ऐसा स्टाफ नहीं देता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो विंग वतन से कोई गलती नहीं है, सब कुछ पहले से ही तय था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस जो कुछ भी हुआ सब कुछ हो चुका, बस अब आगे जो भी होगा सिर्फ वो हमारा होगा, ऐसे बोलकर दोनों हक कर सिर्फ आसमान की ओर देख रहे थे। ऐसे ही में पूरी रात से की बीत जाती है। अगली मॉर्निंग सारे मेंबर्स एकदम हॉल पर खड़े थे। तभी रेड फुल्स बोलते हैं कि मैं लैंथन को यहाँ से लेकर जाना चाहता, क्योंकि वो हेवन का अगला गॉड है और मैं इस जिम्मेदारी से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं ये जिम्मेदारी अभी नहीं लेना चाहता, सब बोलते हैं। तो लैंथन ये समझते हैं इसलिए अपनी नीतियों को खुद से तो जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो एकदम उदास थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी ना वी मूवी बोलता है कि हमारे गार्ड भीम को भी यहाँ से डेमन वर्ल्ड पर जाना चाहिए, वहाँ पर भी अब कोई भी नहीं है और वो ने अगर वो सब कुछ संभालना होगा, ऐसा बोलते हैं। सब लोग ना उलझनों में पड़ गए थे। कल ही सब कुछ ठीक हुआ, अब कौन किसे संभालेगा, यही बात ना एकदम हाई पॉइंट में चल रही थी। तभी ना बींग आता है, बोलता है कि हाँ, मुझे कभी भी इस पावर के लालच नहीं था, मैं एकदम एक पीसफुल लाइफ चाहता था। रही बात डेमन वर्ल्ड की, मैं चाहता हूँ कि पूरे डेमन वर्ल्ड को वेनिंग और वीमो तुम दोनों संभालोगे
और रही कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे बुला लेना, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, ऐसा बोलते हैं। तो ना बेनिंग और विंग ना एकदम घबराते हुए बोलते, नहीं कार्ल, आपके होते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है, ऐसा मत बोलो, मैं डेमन गार्ड ये अपनी मुंह से कह रहा हूँ ना कि तुम दोनों संभालोगे तो संभालोगे, ऐसा बोल दिया था। और सारे डेमन्स भी इसके लिए अग्री हो गए थे और इसलिए हुआ से तो विंग ने विंगो और वेनिंग को वहाँ से बेच दिया था। और तभी लैंसन बोलता है, और मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मैं भी कोई हेवन पर राज करना नहीं चाहता हूँ ग्रैंडपा, ऐसा बोलते हैं। ग्रैंडपा ऐसा लैंसन की मुंह से सुनकर ना एकदम रेड फोनिक्स एकदम ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो बोलते, और एक बार कहो ना। तो लैंसन ना हंसते हुए बोलता है, ग्रैंडपा देखिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझे उस पद पर लाना चाहते हैं, पर मैं उस पर नहीं बैठना चाहता हूँ ग्रैंडपा। मैं एक पीसफुल लाइफ चाहता हूँ। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत होगी ना, मैं आ जाऊँगा, पर नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मान जाइए ना, ऐसा बोलकर वो आखिरकार मना ही लेता है। तो रेड फोन इस पर मान लेता है, बोलता है कि समय समय पर तुम दोनों को मेरे पास आकर कुछ दिन रहना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो रेड फोन इसकी बातों को लैंसन और विंग भी एकदम मान जाते हैं। और रेड फोन बोलते हैं, ठीक है, सब कुछ तहस नहस होकर अभी ठीक हो रहा है, इससे मुझे भी यहाँ से जाना हो, ऐसा बोलकर वो चले नहीं थे। तो अभी सारे सिर्फ कल्टीवेशन की किंग मेंबर से बचे थे। तभी ना बिंग और लैंसन बोलते, ठीक, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर क्लान में बहुत ज़्यादा क्लान है, इसमें कौन ऊंचा कौन छोटा चलेगा नहीं, जिसमें मैं अब कोई भी क्लान के बीच कुछ भी गलत फहमी नहीं चाहता। इसलिए हम दोनों ने ये तय कर लिया है कि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अब सिर्फ मेरी ग्रैंडमा कौशल सहरा और मास्टर लैनी ही संभालेंगी। वो यहाँ पर नहीं रहेंगी, पर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड कुछ मुसीबत आ गई तो वो सबके बारे में तहकीकात करेंगी और सबको सही करेंगी। और आप सारे कल्टीवेशन की जो भी कितने भी क्लान्स हैं वो सब कुछ समानता से रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। और सब लोग भी एकदम अग्री हो जाते हैं। तभी ना विंग बताए, जिन लीडर, मैं बहुत अफसोस करता हूँ कि आपका बेटा मिंग्याओ की डेथ हो गई है और हम इससे उन्हें रिस्पेक्टफुली अलविदा करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो सारे क्लैन के मेंबर्स मान लेते हैं और उसे बहुत क्या बोलते हैं रिस्पेक्टफुली बात करते हैं कि उनकी वजह से आज कितनी सारी जिंदगी बच चुकी है, ऐसा ना बहुत उसके बारे में एक अच्छी बातें कर रहे थे। तो ये सुनकर मिस मास्टर जिन भी एकदम खुश हो रहे थे और सब लोग ना अपनी क्लैन के लिए चले गए थे। सिर्फ लैंसन और विंग खड़े थे मास्टर लैंकुरन के सामने। तभी विंग और लैंसन बोलते हैं कि लैंकुरन से, हम दोनों यहाँ इन सब से दूर जाना चाहता हूँ। हम इन सारे शक्तियों और स्पिरिचुअल कल्टीवेशन यहाँ से हटकर कहीं दूर जाकर रहना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे बारे में किसी को पता ही ना चले, ऐसा बोलते हैं। तो लैंकुरन भी मान लेते हैं। उन्होंने तो इन दोनों की कहानी सब कुछ सुन लिया था, इसलिए उन्हें इन दोनों की बात में अग्री होना ही पड़ा। इसलिए उन दोनों ने कहा कि वो दोनों ह्यूमन वर्ल्ड पर जाकर एक साधारण इंसान की तरह रहना चाहते, ऐसा बोलकर वो सबसे अलविदा बोलकर चले गए थे। ऐसा ही सब लोग ना अपने अपनी जगह पर एकदम हैप्पी थे। जिन क्लैन में मिया मियाओ फाइनली वो विंग को बोलकर उसने बेंचिंग अपनी ओमेगा पार्टनर के रूप में स्वीकार कर लिया था। पर सिचान उसने तय कर लिया था कि वो आजीवन शादी नहीं करेगा, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा, ऐसा उसने अपने मदर फादर को बोल दिया था। उसकी मदर फादर भी उसकी बातों से नाखुश तो थे, फिर भी उन्हें अग्री होना पड़ा।
और मैडम यू अपनी बेटी जेम यालगी की शादी जिन शुश्वन यानी कि जिन क्लान के लीडर के बड़े बेटे के साथ कर दिया था। और सब कुछ एकदम नॉर्मली थे और वेन रोहन भी अपने क्लान को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे थे। सिचल और मिंग्या नी मिंगजू वो भी कुछ दिन तो मिंग्या के लिए अपसेट फील कर रहे थे, फिर भी उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया था। वो भी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। सब लोग एकदम खुश रह रहे थे। दूसरी ओर ह्यूमन वर्ल्ड पर, जहाँ पर एक इंसान ना क्या बोलते हैं बार ना इधर उधर चक्कर लगा रहा था अपनी बड़ी से बेली को पकड़ते हुए। वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो देखता है कि वो इंसान आ गया तो वो बोलता है लाम लाम तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितने देर से इंतजार कर रहा हूँ। दो मुझे मुझे तो वो तांगुलू मुझे दो। पता है मुझे कितना ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी उसके लिए। तो ना मुझे ऐसा बोलकर उसके हाथों से छीन कर खाने लगता है। तो लालजन बोलता है धीरे से विंग, ये कहीं भागे नहीं जा रहा है, धीरे से कहो, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है तुम्हें क्या पता, ये तुम्हें पता है ना कि मेरा कितना ज़्यादा फेवरेट है, ये मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। ऐसा बोलकर वो सिर्फ खाए जा रहा था। तभी ना वहाँ पर 4 इंसान आते हैं। उसमें बोलते हैं गार्ड, आपको कोई देखेगा क्या विश्वास करेगा कि आप पूरे डेमन वर्ल्ड की गॉड है? ऐसा बोलकर वो दोनों इंसान हंसते हैं। तभी विंग बोलता है वेनिंग अंकल वीमो, आप दोनों मुझे चिढ़ा रहे हैं या अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ऐसा बोलते हैं। तभी ना शुयांग और सौचिशन बोलते हैं वो चिढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे विंग, तुम ऐसा बच्चों की तरह कहाँ जो रहे हो, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब कुछ ना इसके बच्चे ही कर रहे हैं, उन्हें ये सब कुछ पसंद है, देखो, ऐसा बोलकर वो नंदन की तरफ गुस्से में देखता है। तो नंदन बोलता है हाँ हाँ ये सब कुछ मेरे बच्चे की गलती है, ठीक है, हमें माफ़ कर देना, ऐसा बोलकर वो उसे शांत करता है। तो वो चारों लोग कुछ देर बात करते हैं, उसके बाद वो सब लोग चले जाते हैं। जैसे ही विंग और नंदन यहाँ पर यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड पर आए थे, वो लोग अपने लिए एक अलग सा घर बना लिया था, वो लोग अच्छे से रह रहे थे। तभी कुछ दिन बाद विंग का तबीयत एकदम बिगड़ चुका था, इसलिए उसे देखने के लिए उसने सीक्रेटली बॉसल सहल और नैनी को बुला लिया था। जैसे बॉसल सहल आकर उसे देखती है कि वो बोलती है कि विंग प्रेग्नेंट है, तो सब लोग यानी हेवन में या कल्टिवेशन वर्ल्ड पर हो या ड्रामन वर्ल्ड में सब लोग खुश थे कि उनका अगला हेयर आने वाला है। और ये रेड यानी कि वो गोल्डन फोइस और डेमन गॉड की बच्चा है, तो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, यही बोलकर ना सारे चारों तरफ यही बात चल रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। अब आगे प्रसन्न पर नानजान ना अपनी बड़ी बेली को पकड़कर विंग के साथ लाजन के साथ बैठे हुआ था। वो बोलता है कि आखिरकार ये सफ़र बहुत लंबा था, हमने कितने सब कुछ झेला है लाजन, इतना सब कुछ एक साथ दुख झेले हैं, शायद तकलीफ, नफरत, चलावा, जलसी, सब कुछ हमने एक साथ देखे हैं। अपने जिंदगी में कितने रंग हमने एक साथ देखे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी हम एक हैप्पी लाइफ जी भी पाएंगे, पर आखिरकार ये भी सच हो गया है। देखो अब हम एक हो गए हैं। पता है मुझे पिछला टाइम में कितना दुख लग रहा था, हम दोनों एक दूसरे के मीट होते हुए भी हम एक दूसरे के पास नहीं रह सकते हैं। मैं कितनी बार हमारे इंसिस्टर को कोसा करता था, हम दोनों को एक साथ लाना ही नहीं था, तो उन्होंने हम दोनों को मेट क्यों बनाया है। पर देखो हम पिछली बार एक नहीं हो पाए तो क्या हुआ, देखो अब हम दोनों हैप्पी हैं, बहुत हैप्पी हैं। देखो हमारे बच्चे भी आने वाला है, ऐसा बोलते। तो रिंग बोलते हैं तुम्हें क्या लग रहा है
लता कि ये क्या अल्फा होगा या ओमेगा, ऐसा पूछता है। तो लता बोलता है कोई भी हो, ओमेगा या अल्फा, जो भी हो ना, ये सिर्फ मेरी विंग की तरफ ही हो, ऐसा बोलता है। तो विंग ना एकदम उसके चेस्ट से अपनी विंग को बाहर निकलते हुए बोलता है ऐसा कैसे, नहीं, ये तुम्हारी तरह होनी चाहिए, मेरी लैंजान की तरह। तो लैंजान बोलता है ऐसा क्यों, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी विंग की तरह हो, ऐसे बोलकर ना दोनों चॉकलेट करने लगते हैं। तभी ना विंग को अपने दिल में बहुत तेज की दर्द होती है और वो बोलता है कि लैंजान मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा बोलता है। तभी ना वहाँ पर लैंग बॉल्स और रेड फोनिक्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं तो बॉक्स और नहीं बोलते तुम दोनों बाहर आओ, ऐसा बोलकर वो दोनों इनकी चपक खरीदने लगते हैं। इनकी उसकी डिलीवरी पे शुरू हो गई थी ना, तो इनको बात कर रहे थे। कुछ समय बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो एकदम रेड फोनिक्स और लैंजान एकदम खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद लैनी उस बच्चे को लेकर रेड फोनिक्स के हाथ में दे देती है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो सिर्फ अपनी आंखों को बंद करते हुए एकदम खामोश था। तो रेड फोनिक्स बोलते हैं देखो लैंजान, ये तुम्हारी तरह है, वो बहू तुम्हारी तरह दिख रहा है, ऐसा बोलते हैं। लैंजान जैसे ही अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाता है ना, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रही थी। सच में ये लाइफ बहुत कमाल की है। उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किलों से कई गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है। फाइनली आज वो एक पिता बनने की सुख भी देख पा रहा है। यही सोचकर वो रोए जा रहा था। और इस सीन के बाद कुछ महीने स्किप कर दिखाया जाता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड पर हेवन के लोग और डेमन वर्ल्ड के लोग भी आए हुए थे। वहाँ पर लैंजान उसके बच्चे को अपने हाथ पर लेकर खड़ा हुआ था, क्योंकि लैंजान के बच्चे की नेम सेरेमनी होने वाली थी। तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठा खड़े हुए थे। सब लोग खुश थे कि आज डेमन और हेवन के लोग एक साथ इकट्ठा खड़े हुए थे। उनके बीच में कोई नफरत नहीं थी, कोई जलन नहीं थी। सब लोग एक दूसरे के साथ एकदम प्यार से बात कर रहे जा रहे थे। और ये सब कुछ लैंजान देखे जा रहा था। वो भी तो यही चाहता है ना। तो वो देखता है कि उसका हस्बैंड विंग भी आ रहा है, वो भी बड़ी वाली स्माइल देखकर। उसे देखकर लैंजान भी एकदम स्माइल करता है। तो लैंजान बोलता है विंग को देखकर क्या हुआ, विंग सब होता है। तो विंग बोलता है ये तो मुझे पूछना चाहिए, क्या हुआ, तुम किस चीज में इतना ज़्यादा खो गए हो। तो लैंजान भी सबकी ओर दिखाता है और विंग भी समझ जाता है कि आखिरकार लैंजान क्या सोच रहा है। तो वो दोनों बोलते हैं यही तो हम दोनों चाहते थे। यही बोलकर वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए खड़े रहते हैं। और लैंजान एक हाथ पर अपने बच्चे को लेकर खड़ा हुआ था। सब लोग वहाँ पर एकदम खुश होकर बात कर रहे थे। और सिचान और मिंगजू को भी एक ओमेगा बेटा था। और 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 विंग्यो की याद में सिचन और मिंजू ने उस बेटे का नाम भी प्लान मिंग्यो रखा था, ताकि ये नाम से कहीं ना कहीं उनका दोस्त जीवित रह पाए। और जैसे ही सिचन प्लान मिंग्यो के नाम एकदम तेज से कहता ना, तभी लैंजान और विंग अपने सोच से बाहर आते। तो लैंजान बोलते आखिरकार तुमने ये बात सबको पता चलने से रोका क्यों, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता तुमने देखा सब लोग कितना ज़्यादा खुश हैं गगा। अगर मैं ये पता था कि आखिरकार इन सब के पीछे जिन मिंग्यो भी था, तो वो टूट जाते, क्योंकि उनके लिए जिन मिंग्यो उनका सबसे अच्छा दोस्त था। और कुछ बात ऐसे होते हैं कि उस बात किसी को पता ना चले, वही अच्छा होता। फिर भी मैं उसे इस सब के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराऊं।
ये सब कुछ तो हमारे साथ होना तो पहले से ही तय था। सिर्फ वो इसका एक जरिया था। वो ना इस पावर के पीछे भागा था। उसके पास कुछ भी लालच नहीं था। वो तो सिर्फ सिचंगा से प्यार करता था। हाँ, उसके मन में जो नफरत था वो सब कुछ उसकी माँ की वजह से हुआ है। पर वो तो है तो इनोसेंट ही था ना। वो सिर्फ प्यार कर रहा था। प्यार में ना लोग पागल हो जाते हैं, क्या क्या कर बैठे, जैसे ही उसने भी किया है। इसलिए कुछ बात राशि रहे वही सबके लिए अच्छा हो, ऐसा बोलकर विंग ना लैंजन के हाथ पकड़ लेता है और लैंजन भी अपने सर को हिलाता है। हाँ भाई। और वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नीचे देखते हैं कि लैंजन की गोद में जो बच्चा था वो लैंजन के कपड़े को एकदम खींच रहा था। तो लैंजन उस बच्चे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। तो विंग बोलते हैं, अच्छा, हमारे बच्चे को हमारी अटेंशन चाहिए, ऐसा बोलकर वो भी उस बच्चे की चीक को खींचता है और स्माइल करता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय गाइस।